स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हमारा। उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है जूल्स लॉ हम करेंगे। 10th में भी आपने ये किया था जूल्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं जूल्स लॉ से। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको हम करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो उसमें यूज़फुल कन्वर्ट हो जाता है। हमारा वर्क डन में हमारा अप्लायंस काम करता है, वर्क डन में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा जो बचती है एनर्जी वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, तो वो वेस्टेज होती है हमारे लिए। लेकिन इसके कई फ़ायदे भी हैं हीटिंग के। हमारी जो प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक आर्क है, वेल्डिंग मशीन है, वो सारे इस फिनोमिना को यूज़ करते हैं। गर्मी से, करंट की वजह से गर्मी पैदा होती है, गर्मी से जो है प्रोसेस होता है हमारा, तो वहाँ पर इसका यूज़फुल भी होता है ये जूल्स लॉ। इसका आपने फॉर्मूला किया था 10th क्लास में, I²R/T। I करंट है, एम्पियर में लेना है, R रेजिस्टेंस है ओम में, और टाइम सेकंड में। इसी को ही अगर हम R की जगह V/I रखें तो VIT फॉर्मूला बन जाएगा, और I की जगह V/R रखें तो V²/RT फॉर्मूला बन जाएगा। हीट जो है जूल में आएगी। अगर हमारा करंट एम्पियर में है, रेजिस्टेंस ओम में है, टाइम सेकंड में है, तो हीट जो है जूल में आएगी। और अगर कैलोरी में हमें चाहिए तो हम इसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 कैलोरी में 4.18 जूल्स होते हैं। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, इसको हम यूज़ करेंगे हीट निकालने के लिए। किसी भी कंडक्टर, कोई कंडक्टर कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उसको गिवन टाइम के लिए करंट दे रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम गिवन है, करंट गिवन है, तो हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी किस रेट पे कोई हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो वर्क डन कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये लैंप है, तो इसकी पावर रेटिंग हमें दे रखी है, इसके नीचे पावर रेटिंग दे रखी है हमें। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो पावर रेटिंग। ये देखिए वोल्टेज 230 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज़, और उसके बाद लैंप टाइप है 4.5 वॉट LED। 4.5 वॉट क्या है, इसकी पावर। 230 वोल्ट पे ये काम करता है, यानी इतना इसको वोल्टेज चाहिए, प्रेशर चाहिए काम करने के लिए। फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज़ ही होती है हमारी जो घर की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। उधर UK वगैरह में जो सप्लाई है वो 120 वोल्ट की होती है, तो वहाँ ये अप्लायंस जो है काम नहीं करेंगे। इंडिया में जो सप्लाई है 220 वोल्ट की होती है, तो इसलिए जो है ये हमारे जो इंडिया में अप्लायंस आते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं कि 230 वोल्ट पे काम करें। ये वाले अप्लायंस जो हैं हमारे, ये अगर दूसरी कंट्री में काम नहीं करेंगे। 4.5 वाट पावर है इसकी। इसका मतलब है कि ये 4.5 जूल जो एनर्जी है पर सेकंड खर्च करता है। 4.5 जूल एनर्जी पर सेकंड खर्च करता है। एक सेकंड में 4.5 जूल एनर्जी खर्च करता है। इसको हम पावर का फॉर्मूला VI भी होता है, वोल्टेज इंटू करंट। V की जगह I²R रखते हैं तो I²R हो जाएगा, V²/R। ये फॉर्मूले पावर के आपने याद रखने हैं। सेम फॉर्मूला है, बस हीट वाले फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड कर दो, TT सब में हटा दो तो वो पावर के फॉर्मूले बन जाते हैं। पावर की ऐसा यूनिट वॉट है, और किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, मेगावाट में 1 मिलियन वाट होते हैं। कमर्शियल यूनिट जो है जैसे मोटरों की हम यूज़ करते हैं तो वो हॉर्स पावर यूज़ करते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। जो मोटरें आती हैं हमारे घर में पानी वाली, कोई आधे हॉर्स पावर की होती है, कोई 1 हॉर्स पावर की होती है। ट्यूबवेल वाली मोटरें भी इसी तरह हॉर्स पावर में उनकी जो है पावर बताई होती है, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कितनी एनर्जी की खपत हो रही है, तो कितनी किसकी पावर है गुना टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये हीट का फॉर्मूला सेम ही है, बस फ़र्क क्या होता है कि हमारा जो अप्लायंस है जिससे हमने, जैसे मोटर है उससे वर्क डन हमने लेना है, तो मोटर में जितना तो हमें मैकेनिकल वर्क डन मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन जिनमें हमें सिर्फ हीट ही चाहिए उनमें हम ये हीट वाला फार्मूला लगाते हैं, अदरवाइज हम जो है ये फार्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से जो है कंज्यूम हो रही है, पावर इनटू टाइम, VIT I²RT।
जूल में मेज़र करते हैं इसको भी। जो हमारी कमर्शियल यूनिट है, अब इसको वाट सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन वाट सेकंड नहीं बोलते, जूल में इसको करते हैं मेज़र। कमर्शियल यूनिट है जो हम घर पे खपत करते हैं बिजली की, यूनिट बोलते हैं जिसको। बिजली का बिल आता है आपका 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट खर्च हुए, 1000 यूनिट खर्च हुए इस महीने, इस तरह से बिल आता है ना। तो एक यूनिट वाइज रुपए होते हैं आपके, एक यूनिट के इतने रुपए हैं, तो 500 यूनिट आपने खर्च किए तो आपका इतना बिल आ जाएगा। तो वो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। आपके घर का लोड होता है 1 किलोवाट होता है, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट लोड होता है। तो कितने घंटे के लिए आपने जो है वो लोड कंज्यूम किया, तो 1 किलोवाट आवर जो होती है 1 यूनिट के बराबर होती है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करें तो किलोवाट की जगह 1000 वाट, आवर की जगह सेकंड, तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। ये चीज़ याद रखना कन्वर्जन। और किलोवाट आवर जो है हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, घर में जो एनर्जी कंजप्शन की, इंडस्ट्री में एनर्जी कंजप्शन की कमर्शियल यूनिट होती है। इसका मतलब होता है कि हमारे घर का लोड जितना भी है उसको कितने घंटे के लिए हमने चलाया। पावर रेटिंग किसी भी अप्लायंस की क्या होती है, जैसे अभी लैंप की मैंने दिखाई आपको 4.5 वाट, यानी वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकंड जब हम उसको गिवन उसकी सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर हम सीरीज़ में हमारे अप्लायंस को लगाते हैं, 3 अप्लायंस को सीरीज़ में लगाया, तीनों की पावर रेटिंग P1, P2, P3 है, कम ज़्यादा है, किसी अलग अलग है। सीरीज़ में हमें पता है करंट सेम होता है। अब उसमें पावर कंजप्शन कैसे देखेंगे सीरीज़ में? सीरीज़ में लगाने पर जो टोटल पावर कंजप्शन का रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल पावर कंजप्शन के रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना। सीरीज़ में रेजिस्टेंस तो ऐड ही कर देते हैं हम सिंपली, लेकिन पावर कंजप्शन उल्टा होता है, पैरेलल वाला, जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस का था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कैसे निकालते हैं इसको? टोटल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ऐड करके निकलेगी सीरीज़ में। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? V²/R। अब इन तीनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, सेम वोल्टेज पे ये अप्लायंस जो है काम करते हैं। तो R की जगह V² टोटल पावर इफेक्टिव पावर, R1 की जगह V²/P1 इसकी पावर रेटिंग, V²/P2 V²/P3। V² कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल इफेक्टिव पावर का रेसिप्रोकल क्या आ गया? तीनों अप्लायंसेस के पावर के रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट अलग अलग होता है, तो रेजिस्टेंस कैसी होती है हमारे पास? इस तरह से। तो इसमें R की जगह हम क्या रखेंगे? इसको ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड V² से, तो V²/R P होता है, V²/R1 P1, V²/R2 P2, V²/R3 P3, इस फॉर्मूले से। तो पैरेलल में पावर कंजप्शन क्या होती है? टोटल पावर कंजप्शन इंडिविजुअल पावर कंजप्शन को ऐड कर देते हैं। तो हमारे घर में जो सप्लाई, हमारे घर की जो होती है सारी पैरेलल में फिटिंग होती है, तो हमारे जब लोड कैलकुलेट करते हैं पूरे घर का, तो सबकी पावर जो है ऐड कर देते हैं। फ्रिज की पावर, मोटर की पावर, एसी की पावर। एसी जैसे 2 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, तो 1600 वाट वो हो गया। मोटर होगी 1 हॉर्स पावर की, तो 2500 टोटल हो गया। 1600 प्लस 700, इस तरह से 2500 हो गया। प्लस फ्रिज का ऐड कर देते हैं, पंखे गिन लेते हैं, बल्ब गिन लेते हैं, तो सारे मिला के 3-4 किलोवाट लोड जो है आम, जिनके घर में एक एसी है कम से कम, तो 3-4 किलोवाट लोड उनका आम होता है। तो उस तरह से पैरेलल वालों में पावर हम सिंपली ऐड कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लीजिए सीरीज़ में हमने अप्लायंस लगाए हैं, तो अब उसमें रेजिस्टेंस क्या है? पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सीरीज़ में करंट सेम होता है। अब सीरीज़ में क्या होगा? जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है। करंट तीनों में सेम है, अदरवाइज करंट कम ज़्यादा होने से उसकी ब्राइटनेस में फ़र्क आता है। बल्ब, अब मान लीजिए हमने 3 बल्ब लगा दिए, तीनों की पावर अलग अलग है, तो जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट तो उसमें उतना ही है बाकी दोनों जितना, और उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से उसकी क्या होगी? ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। लेकिन पैरेलल में क्या होगा कि जिस पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट अलग अलग होता है, तो जिसकी पावर ज़्यादा
उसकी रेजिस्टेंस कम और उसमें करंट ज़्यादा, तो करंट ज़्यादा होने से उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंस दोनों याद रखना, ये वाला अपने नोट्स में लिख लेना। सीरीज़ में जिसकी पावर कम होती है बल्ब की, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, और पैरेलल में क्या होता है, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। हमारे घर का जो सिस्टम होता है सारा पैरेलल में होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। पैरेलल में जिसकी पावर ज़्यादा उस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा, सीरीज़ में जिसकी पावर कम उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ईएमएफ के सोर्स की, ईएमएफ मतलब बैटरी जो भी होती है हमारी, उसकी आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होती है, जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होती है, तब उसकी आउटपुट पावर क्या होती है, मैक्सिमम। हमें मैक्सिमम पावर वो देता है। कैसे निकालेंगे इसको? करंट क्या होता है, ईएमएफ बटा में टोटल रेजिस्टेंस, पावर होती है आई स्क्वायर आर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे आर प्लस आर के स्क्वायर को हमने इस तरह लिख दिया, आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू स्मॉल आर। इसको खोल लेंगे तो सेम यही बन जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारी पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये ज़ीरो होगा। तो आर माइनस आर को ज़ीरो के बराबर रखोगे तो आर क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। तो हमारी पावर मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो हम आर को उसके बराबर रख देंगे, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, ई स्क्वायर बटा में 4r। इसमें मान लीजिए हमने बैटरी को शॉर्ट कर दिया, यानी ये इधर इससे हटा दिया, तो आर ज़ीरो हो जाएगा। बैटरी हमने सीधा बैटरी के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जोड़ दिए। उसमें क्या होगा, फिर सारा करंट बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। तो पावर डिसिपेशन क्या होगी, बैटरी के अक्रॉस ही होगी। कितनी होगी, आई स्क्वायर इंटरनल रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाय स्मॉल आर, आई स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाय स्मॉल आर। तो हीट की फॉर्म में ये जो है डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन हो जाएगा अगर हम बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है, प्रूव करके दिखाइए उसको। और बैटरी को शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो सारी पावर डिसिपेशन उसकी बैटरी के अक्रॉस ही होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। अब सोर्स की मैक्स एफिशिएंसी क्या होती है, जो हम उसको आउटपुट पावर हमें सोर्स देता है बटा में इनपुट पावर, हमें आउटपुट जो मिलता है बटा में इनपुट। तो जितना इनपुट है उतना ही अगर आउटपुट होगा तो 1 आ जाएगा। 1 मतलब 100%। तो 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती किसी सोर्स की, आउटपुट पावर क्या है, V इंटू आई, टर्मिनल वोल्टेज इंटू करंट। इनपुट कितनी दे रहे हैं हम, EMF इंटू आई, तो आई से आई कैंसिल। V क्या आता है, I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EMF क्या होती है, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, R प्लस R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पावर पे क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल सेम होते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 50%। किसी भी सोर्स की मैक्सिमम पावर आउटपुट पे एफिशिएंसी कितनी रह जाती है, सिर्फ 50%। जब किसी सोर्स से हम उससे मैक्सिमम पावर ले रहे हैं, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम है, उस टाइम उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% ही होती है। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की एफिशिएंसी क्या होती है, वो हमें जितना आउटपुट दे रहा है बटा में हम उसे कितना इनपुट दे रहे हैं। जैसे मोटर है, मोटर कितना मैकेनिकल वर्क कर रही है, कितना पानी को पंप कर रही है, बटा में हम उसको कितनी इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग, तो उससे अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी हम देखते हैं। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स की। हीटिंग इफेक्ट के क्या, हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के क्या हमारी एप्लीकेशंस हैं। हमारा रूम हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, सभी में हम करंट देते हैं और हमें हीट मिलती है। बल्ब जो होते हैं येलो कलर वाले, जो 100 वाट वाले बल्ब आते हैं, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब जो होते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट पर ही चलते हैं। टंगस्टन जो होता है उनमें फिलामेंट, वो हीट होता है, हीट होने से चमकता है, उसमें करंट फ्लो होता है, करंट होने से उसमें से हीट निकलती है और वो लाइट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वायर होती है जो उसकी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की हमारे सर्किट की स्टार्टिंग में लग जाती है,
और जब एक लिमिट से ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होता है तो वो वायर गर्मी से पिघल जाती है और सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। उससे हमारे जो सर्किट के अंदर अप्लायंस होते हैं वो बच जाते हैं, वायर खुद पिघल जाती है और आगे वाले अप्लायंस बच जाते हैं। वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क, ये सारी क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीट पर ही डिपेंड है। करंट से हीट जो प्रोड्यूस होती है उसका हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या होता है, हमारी जो पावर को ट्रांसमिट करने की पावर है, ट्रांसमिशन की जो पावर है वो क्या होती है, करंट का स्क्वायर इनटू ट्रांसमिशन जो केबल होती हैं, जो हमारी तारें जो सप्लाई लेकर आती हैं पीछे से पावर हाउस से, वो उनकी रेजिस्टेंस। और ये जो करंट है ये हम कितनी इसमें से पावर यूटिलाइज करते हैं। P इज इक्वल टू VI होता है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर P/V, तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन पावर है, ट्रांसमिशन की पावर डिसिपेशन है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, हमें जितनी वोल्टेज चाहिए उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज हम रखेंगे ट्रांसमिशन की पावर जो होगी उतनी कम होगी। जो हमारी सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ट्रांसमिट करने की पावर डिसिपेशन उतनी कम होगी जितनी हाई वोल्टेज होगी। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी जो केबल्स आती हैं पीछे से, बड़ी तारें आती हैं खंभों से ट्रांसफार्मर तक आती हैं, उनमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा रखी जाती है, 10-10, 11-11 हज़ार वोल्टेज रखी जाती है। जो ट्रेन्स के ऊपर जो केबल होती हैं 25,000, 30,000 वोल्टेज उनकी रखी जाती है। तो वोल्टेज उनमें हाई रखने से क्या होता है, उनमें करंट कम हो जाता है, और करंट कम होने से उनमें जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम होता है, तारें गर्म नहीं होती और पावर लॉस नहीं होता, ट्रांसमिशन का पावर कम होता है। वोल्टेज ज़्यादा रखने से करंट कम होता है, करंट कम होने से ट्रांसमिशन में पावर कम लगती है। तो इसलिए जो है हाई वोल्टेज पीछे से आती है, उसको आगे ट्रांसफार्मर क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं, वोल्टेज लो कर देते हैं, जितनी हमें चाहिए 220 वोल्ट उतनी कर देते हैं, और हमारे घर से फिर ट्रांसफार्मर के बाद हमारे घर तक सप्लाई आती है। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज पीछे से आएगी उतना जो है पावर ट्रांसमिशन जो है कम लगेगी, और पावर ट्रांसमिशन की कम होगी तो एनर्जी का लॉस हीटिंग की फॉर्म में कम होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं सारे, इनके अलावा जो है कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूँ, इनके अलावा जो है खुद देखने हैं, खुद ट्राई करने हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 50 वोल्ट की सप्लाई पर 12 एम्पियर करंट लेती है, और मोटर जो है हमें मैकेनिकल पावर कितना देती है, 150 वॉट, आउटपुट पावर कितना देती है, 150 वॉट। एफिशिएंसी बताइए उसकी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर। इनपुट पावर हम उससे कितना दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, V इंटू आई फॉर्मूला होता है पावर का, तो 50 वोल्ट इंटू 12 एम्पियर 600 वॉट, इतना इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 150 वॉट। तो एफिशिएंसी क्या होगी, 150 बटा इनपुट गुना 100, परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर देते हैं। 25% क्या है उसकी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर 50 वोल्ट और 12 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है, एफिशिएंसी उसकी कितनी है, 30%। उसकी रेजिस्टेंस निकालिए। अब मोटर की एफिशिएंसी 30% मतलब जो मोटर काम करती है, मैकेनिकल वर्क करती है, पानी को पंप करना या कोई भी काम करती है, वो 30% ही करती है। बाकी का 70% उसमें क्या होता है, हीट की फॉर्म में लॉस होता है। तो 70% जो है पावर का वो हम निकाल लेंगे। पहले कितना है, इनपुट पावर 600 वॉट है, तो इसका 70% कितना है, 420 वॉट। तो ये हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा सारा, तो इसको हीट के फॉर्मूले के बराबर रख देंगे। आई स्क्वायर आर को 420 के बराबर रख दिया। यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 420 बटा करंट कितना है, 12 एम्पियर। तो 12 गुना 12 ये डिवाइड करेंगे तो 2.9 ओम आ जाएगा। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना। मोटर की एफिशिएंसी दे रखी है 30%। एफिशिएंसी मतलब जो मोटर वर्क डन करती है, तो वर्क डन तो हमने उससे ले लिया। जो 70% बचा वो हीट की फॉर्म में लॉस हुआ, वो रेजिस्टेंस उससे निकलेगी हमारी। 70% निकाल लिया इनपुट पावर का हमने, 30% तो यूज़ हो गया, 70% हीट की फॉर्म में लॉस हुआ, तो हीट के फॉर्मूले के बराबर रख दिया उसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वोल्ट 230 वॉट, 100 वॉट 230 वोल्ट उसकी रेटिंग्स है।
100 वाट का है, 230 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अगर मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज 115 वोल्ट होगी, गिर गई सप्लाई वोल्टेज, तो उसमें हीट और एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी 20 मिनट में, ये निकालना है हमें। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है V²/RT। टी 20 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में कर लेंगे, 20 × 60। वी हमें दे रखा है 115 पे गिर गया, वो सप्लाई जो थी 115 पे आ गई। आर नहीं हमें पता, तो आर हम कैसे निकालेंगे, जो इसकी रेटिंग दे रखी है उससे। पावर = V²/R फॉर्मूला होता है, तो आर क्या हो जाएगा V²/P। तो V²/P करके इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से अब रेजिस्टेंस हम यहाँ 529 रखेंगे। वोल्टेज अब जो नई वोल्टेज है वो 115 है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज ये उसकी रेटिंग है बल्ब की, ये हमें गिवन वोल्टेज नहीं है, उसकी रेटिंग है। बल्ब के ऊपर जो रेटिंग लिख रखी है वो है हमारी वोल्टेज इतनी ही है 115। तो V²/RT हीट हमने निकालनी है 115 × 115, R 529, और इसको सेकंड में कर देंगे तो 30 किलो जूल आ जाएगा हीट, इतनी हीट निकलेगी। और उसमें ये भी पूछा गया है कि करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट होता है V/R। V 115 है, R 529 है, तो 5/23 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक हीटर है और एक बल्ब है। हीटर जो है 500 वाट का 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और बल्ब 100 वाट का है 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। उनको सीरीज में लगा दिया हमने। हमारी सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट की। दोनों की पावर कंज्यूम निकाल ली। तो पावर कंज्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों की रेजिस्टेंस। अब सीरीज में लगाया है तो करंट दोनों में सेम ही होगा। पहले हम दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला कहता है V²/रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी V²/पावर। V कितनी है अब इनकी रेटिंग से निकलेगी 220 × 220/500। तो यहाँ से हीटर की रेजिस्टेंस आ जाएगी 96.8 ओम, और इसकी निकालनी है हमने बल्ब की, तो V²/पावर, इसकी कितनी आ जाएगी रेजिस्टेंस 484 ओम। दोनों की रेजिस्टेंस आ गई, दोनों को सीरीज में लगाया है तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी होगी 580.8 ओम। करंट कितना हो जाएगा V/R, 220 की सप्लाई है, 220 बटा में रेजिस्टेंस, 0.38 एम्पियर करंट आ गया। अब दोनों की पावर डिसिपेशन निकल जाएगी। हीटर की कितनी होगी, करंट I² R, हीटर की रेजिस्टेंस I कितना है 0.38, हीटर की रेजिस्टेंस 96.8, तो पावर कितनी आ जाएगी 13.8 वाट। और बल्ब की करंट तो सेम ही है, सीरीज में सेम ही होता है। बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है 484 ओम, तो इसकी पावर कंजप्शन कितनी आ जाएगी 69.89 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ड्राई सेल है, EMF 1.6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10 ओम है इसकी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया और सर्किट में करंट कितना है 2 एम्पियर। तो पहले निकालो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी इसके अक्रॉस, करंट इनटू ये रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हमें चाहिए पहले। करंट का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, EMF बटा में R + R, टोटल रेजिस्टेंस। तो R हमें पता नहीं, बड़ा R, छोटा R 0.10 ओम है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके R कितना आ जाएगा 0.70 ओम। अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, रेजिस्टेंस कितनी है 0.70, करंट कितना है 2 एम्पियर, तो IR यानी 1.4 वोल्ट आ जाएगा। फिर सेकंड पूछा है एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टर। इसमें एनर्जी कितनी होगी डिसिपेट, पावर निकाल लेंगे इसकी, VI, V कितना है 1.4 वोल्ट, करंट कितना है 2 एम्पियर, तो पावर आ जाएगी 2.8 वाट। इतना एनर्जी डिसिपेशन होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। ये क्वेश्चंस आपके इस तरह बुक में और भी दे रखे हैं। कुछ टिपिकल लेवल के क्वेश्चन हैं, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं, तो उनको अभी एक बार आप मत कीजिए। जब हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे तब हम उनको करेंगे। तो अभी एक बार बेसिक्स जो क्वेश्चन है CBSE वाले या NCERT वाले, अभी आप वही कीजिए। चैप्टर की जब रिवीजन करेंगे तब हम कंपटीशन वाले क्वेश्चन करेंगे।